नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। किराना व्यवसायी को कार से आए युवकों ने दिखाई रंगदारी, खुद को पत्रकार बताकर मांगे 25,000 रुपए। मामले में FIR हुई दर्ज। मंदसौर के यातायात थाना पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले कंटेनर चालक पर 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर में अधिकारियों के लाख दावों के बाद भी जिले में खाद का संकट बरकरार है। अधिकारियों के दावों के विपरीत खाद क्रय केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, 2 बैग खाद के लिए किसान 2 से 4 दिन तक चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खाद लेने घंटों से लाइन में खड़े किसान रफीक ने बताया कि उसके 10 बीघा खेती है और 4 दिन से खाद के लिए चक्कर काट रहा है। आज से उसे 2 बैग खाद के जो मिले हैं वो काफी नहीं है। 2 बीघा में 1 बैग की आवश्यकता होती है। वहीं किसान महेश कुमावत ने बताया कि वो कई दिनों से यूरिया के लिए चक्कर लगा रहा है। पूरे मामले में MP एग्रो विक्रय केंद्र पर हाथ जोड़ कर रहे प्रदीप शर्मा ने बताया कि सभी को संतुष्ट करने के लिए 2 बैग प्रति किसान को दे रहे हैं। खाद की और भी रेक लगने वाली है। उपलब्धता होने पर और भी खाद किसानों को दिया जाएगा। 4 दिन हो गए चक्कर लगाता, कभी पावती बताए, कभी आधार कार्ड बताते हैं। परेशानी हो रही है, मोटर बंद पड़ी हुई है। खेत को पिलाएं तो कैसे पिलाएं, फसलें का टाइम निकल गया है। खाद के लिए ऐसे लाइन लग रही जैसे कोई बहुत बड़ा सोना मिल गया है। क्या लगता है कि यहाँ का समय पे मिल पा रहा है खाद? समय पे खाद नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन क्या पता किस नींद सोई हुई है। किसान बेचारे भटक रहे हैं सब। देख लीजिए यहाँ के आप लाइनों में झगड़े हो रहे हैं। खाद मिलने को तैयार नहीं। सुबह से आते भूखे प्यासे, शाम तक कट्टे भी नहीं मिलते हैं। फिर बोल देते हैं कि वह टाइम ख़त्म हो गया, चलो कल आना। 3 दिन से भटक रहे हैं। क्या चाहते हो कि आप खाद को व्यवस्थित कम से कम मिलना चाहिए। क्या खाद के लिए भटक रहे, परेशान हो रहे, पैसे देते हुए भी ना मालूम क्या कर रहे हैं। हम हमारी मोटरें बंद पड़ी हुई, अगर अभी अनाज को नहीं पिलाएंगे तो क्या फसल पकेगी हमारी? कैसे क्या एडजस्टमेंट कर पाएंगे हम? आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा खाद? कहाँ मिल पा रहा है? 3 दिन से भटक रहे हैं। 2 कट्टे नहीं मिले। टाइम हो गया, सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहो, लाइन खत्म हो जाए, बस 5 बज गए, अब कल आना, अब कल आना। ऐसा करते करते 3 रोज हो गए, आज का 4था दिन है। कब तक यहाँ भटकते रहेंगे? कोई सुनने वाला ही नहीं है, समझने वाला ही नहीं है। क्या वो कोई तस्करी थोड़ी कर रहे हैं? क्या कोई खाद को ले जाके क्या व्यापार थोड़ी कर रहे हैं? खेत के लिए चाहिए। किसान को 2 कट्टे ही नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ 8 दिन हो गए हमको चक्कर काटते काटते आ रहा है। खाद आ रहा है, आया तो सुबह से लाइन में लग रहे हैं। क्या कहना है इनका? 2 कट्टे दे रहे हैं और 10 बीघा ज़मीन में 2 कट्टे क्या हो रहा है? तो क्या मांगे, क्या कितने कट्टे की चाहते हो? कम से कम 2 बीघे का 1 कट्टा चाहिए। 2 बीघा का। तो इनकी तरफ से क्या कितने कट्टे? 2 दे रहे हैं। क्या प्राइस में दे रहे हैं? ये 266 270 ले रहे हैं हमसे। क्या लगता है कि यहाँ पे आपकी समस्या वगैरह समाधान हो रहा है? समस्या तो क्या है, लाइन में लग रहे हैं, आधार कार्ड से दे रहे हैं 2 कट्टे। 2 कट्टे से कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे दिन फिर आओ, मोटर कब चलाएंगे न पानी कब भेजेंगे क्यारे में। यूरिया हमको 440 बैग NFL किसान कंपनी का मिला है और प्रत्येक किसान को हम 2-2 बैग यूरिया दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में एक रेक और आ रही है जिसमें से खाद हमें और मिलेगा। किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि जिसके 10 बीघा जमीन है उसको भी 1 कट्टा या 2 कट्टे दिए जा रहा है, तो क्या करें? कारण ये है कि कृषकों की संख्या लाइन में अधिक है और उनको संतुष्ट करने के लिए कोई भी किसान खाली न जाए, इसलिए हम लोग 2-2 बैग सभी को दे रहे हैं। जी, इसमें किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर इस तरीके से अगर बताया जाएगा तो क्या सही है कि जो रेक लग रही है वो वर्तमान में लगातार रेक लग रही है, लेकिन अभी संस्था MP एग्रो को 1 से 2 ट्रक ही माल दिया जाता है जिसमें 40 से 50 टन खाद आता है। अगर अधिक मात्रा में दे देंगे तो हमको वर्तमान में डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और सभी को दिया जाएगा जितनी उनकी ज़मीन है। अभी स्टॉक कितने का है? स्टॉक हमारा 440 बैग आया था। 11 बजे सुबह से हमने बेचना शुरू किया है, तो अब 150 से 200 बैग रहे हैं। तो आप जितने बाहर लग रहे हैं अभी तक हो जाएगा इनका सबका? करीब हो जाएगा। 2 बैग के हिसाब से इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ 2 बैग के हिसाब से 10-15 किसान अगर जा सकते हैं असंतुष्ट, बाकी तो सभी को देंगे हम लोग।
इनके द्वारा बताया जा रही है काफ़ी परेशानी भी हो रही है, तो हाँ, परेशानी तो है भाई। पेट्रोल जला के गांव से आते हैं और जो वर्तमान में जो चाहिए उनको, जो उनकी मांग है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बाकी जैसे ही लगेगी उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। मंदसौर के यातायात थाना पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले कंटेनर चालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि हाईवे पर एक कंटेनर लहराते हुए दिखाई देने पर यातायात पुलिस ने कंटेनर को रोककर जांच की थी। जांच में पाया कि चालक शराब के नशे में था। इसके बाद यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर क्रमांक NL01 Q20465 चालक के विक्रम सिंह पिता राम प्रकाश कोहली निवासी इटावा उत्तर प्रदेश के खिलाफ शराब पीकर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के जुर्म में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यातायात पुलिस ने कंटेनर को अभिरक्षा में लेते हुए वाहन चालक को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया है। हाँ जी, ये एक बहुत एक बड़ा कंटेनर था जिसके अंदर टाटा कंपनी के छोटे जो लोडिंग वाहन है वो परिवहन हो रहा था और वो लापरवाही पूर्वक चलाते हुए हमने यहाँ पे नोटिस किया उसको। हमने उसको रुकवाया और जब पता किया, उससे ड्राइवर से बातचीत की, पूछताछ की, तो हमको शराब पिए होने का शक हुआ। तो ब्रीथ एनालाइजर द्वारा उसका टेस्ट किया गया जिसमें शराब पीना पाया गया। 30 mg जो है निर्धारित जो है शराब के लिए लिमिट, उससे ज़्यादा 289 जो है mg उसने शराब पी हुई थी। तो हमने थाने पे वाहन को अभिरक्षा में लेकर के और वाहन जो चालक हैं उसे माननीय न्यायालय में पेश किया था, जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा 6 तारीख को 10,000 जुर्माना उसके ऊपर अधिरोपित किया गया और वाहन उसके पश्चात वाहन की सुपुर्दगी वाहन चालक को दी गई। मंदसौर के नई आबादी थाना पुलिस ने 1 किलो अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले से राजस्थान में तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। नई आबादी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी की जा रही है। इसी आधार पर पुलिस ने मंदसौर के सीतामऊ रोड पर अवनी रेस्टोरेंट के सामने से मुखबिर के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर बाइक चालक की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 1 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम को जब्त किया है। अवैध मादक पदार्थ अफीम की कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से डोडा चूरा तस्करी के आरोप में पहले ही फरार चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दिनेश पिता मान सिंह गुर्जर निवासी हांसली मंदसौर बताया है। उसने बताया कि वो अवैध अफीम को मंदसौर के लबदरी गांव निवासी जगदीश पिता शोभाराम मीणा से लेकर आया था और हरियाणा के जिंद निवासी बिट्टू भाई जाट नाम की व्यक्ति को डिलीवर करना था। इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने अफीम देने वाले जगदीश मीणा और अफीम की डिलीवरी लेने वाले हरियाणा के बिट्टू जाट को भी सह आरोपी बनाया है। पूरे मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मुखबिर सूचना पे कार्रवाई करते हुए एक आरोपी दिनेश गुर्जर पिता मान सिंह गुर्जर निवासी हासली से हमने 1 किलो अफीम जब्त करी है और उसकी घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त थी वो भी हमने जब्त किया है। कहाँ से लेकर आ रहा था, कहाँ से? ये लदड़ी गांव का है जगदीश, उससे लेके आ रहा था और ये हरियाणा में जिंद में किसी को देने वाला था। हरियाणा में बिट्टू भाई नाम से है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। दोनों का आरोपी बनाया, तीनों को बनाया। मंदसौर में किराना सुपरमार्केट व्यवसायी को रंगदारी कर रुपए के लिए धमकाने का मामला सामने आया है। थाना सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी ने बताया कि शहर के BPL चौराहा स्थित सभ्यता सुपरमार्केट के संचालक ब्रजेश दृष्टानंद नैनवानी को सोमवार को कार से आए 3 युवकों ने दुकान के सामने से फोन लगाकर 25,000 रुपए मांगे और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ब्रजेश नैनवानी ने बताया कि 3 युवक कार से आए, उन्होंने दुकान के सामने कार खड़ी की और फोन लगाकर 25,000 रुपए की मांग की। युवकों ने फोन पर खुद को पत्रकार बताते हुए रुपए मांगे और ना देने के एवज में जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ब्रजेश नैनवानी ने मामले में थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल ऐसा था कि मैं तो भोजन करने घर गया हुआ था दोपहर को 2:42 में मेरे को एक फ़ोन आया। चूँकि ट्रू कॉलर पे इसका नाम पंकज राठौर शो हो रहा था, तो मैंने पूछा बोलो भाई साहब, तो बोले मैं आपकी दुकान पे खड़ा हूँ और मैंने सामान भी लिया है और सामान का बिल तो मैं नहीं दूंगा और मुझे वो पैसे दिलवाइए जो 26 अगस्त 15 अगस्त का मेरे बिल बाकी हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जानता आपको। बोले मैं आज तक से पत्रकार बोला हूँ, अगर आप पत्रकारों को नहीं बात करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। और बड़ी उसने बदतमीज़ी से मेरे से बात की
और चूंकि मैं बदतमीज़ी से बात करना नहीं चाहता था और मैं खाना खाते हुए मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता और मैं नहीं जानना चाहता, और बोले बड़ा महंगा सौदा पड़ेगा, आपकी दुकानदारी बंद करवा देंगे, हम प्रशासन से बहुत कोऑपरेट करके चलते हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने फ़ोन काट दिया और मैं चूँकि बिजनेसमैन के तरीके से काम करना चाहता था तो मैंने कानूनी कार्रवाई कल पंजीयन करवाया है प्रकरण, और उनका नाम और नंबर जो कि एफआईआर में दर्ज करवाया है, जो ट्रू कॉलर पे शो हो रहा था पंकज राठौर करके। अब पुलिस अपना काम करेगी, क्योंकि दुकानदार तो बड़ी मेहनत और तकलीफ़ के साथ काम करता है, और इस तरीके से कोई फर्जी पत्रकार आके डराए धमकाए तो आने वाले समय के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुकानदार बड़ी मुश्किल से अपना व्यवसाय कर रहा है आज के इस कठिन युग में। तो मेरा यही आप लोगों से, प्रिंट मीडिया से अनुरोध है कि ऐसे फर्जी पत्रकारों की जांच की जाए कि जिनके लाइसेंस भी नहीं है और प्रिंट मीडिया पे अपने नाम से करके और हर किसी को, दुकानदार को डराए धमकाए, तो इसके लिए कृपया करके जांच करें, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। थाने में हमने यहाँ की फुटेज भी अवेलेबल करवाई है, कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में जो अपनी दुकान पर आए थे जो बंदे, और मेरे जो फ़ोन, जिस नंबर से फ़ोन आया था तो वो नंबर भी मैंने दर्ज करवाया है। अब पुलिस अपना काम करेगी। कितने बजे घटना? ये लगभग फ़ोन तो मुझे 2:42 पे आया, पर ये 2:35 पे आ चुके थे यहाँ पर बंदे। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मनासा तहसील के वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब मनासा के सचिव शब्बीर बोहरा द्वारा मनासा जनपद के रावतपुरा पंचायत में सूचना के अधिकार के तहत मनरेगा की विकास कार्यों की जानकारी मांगी गई थी, जिसका अवलोकन करने आज बुधवार को पंचायत में बुलाया गया था। लेकिन वहां मौजूद रावतपुरा के पूर्व सचिव दिनेश जोशी व वर्तमान सचिव हेड सिंह एवं उसके अन्य लोगों ने जान से मारने की नियत से हॉकियों से वार किया एवं उनका मोबाइल व घड़ी छीन ली। घटना में पत्रकार शब्बीर बोहरा को गंभीर चोटें आई व हाथ फ्रैक्चर हो गए। सूचना मिलते ही प्रेस क्लब के सभी पत्रकार मनासा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश शासन के सीएम द्वारा पत्रकारों पर हमले को लेकर दिए गए बयान पर सवाल खड़े कर दिए। आज शब्बीर बोहरा जी जो मनासा के पत्रकार हैं, आरटीआई के तहत रावतपुरा पंचायत में जानकारी लेने के लिए गए थे, तो वहां के पूर्व सचिव दिनेश जोशी और वर्तमान सचिव हेड सिंह द्वारा उनके साथ जानकारी न देते हुए मारपीट किया है, जिस पर हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। शब्बीर बोहरा जी का मेडिकल कराया गया है और प्रकरण को अनुसंधान में लिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के मुताबिक धाराएं भी लगाएंगे और जो भी इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व है उन सबको भी हम आरोपी बनाएंगे। और इस तरह की घटना और दुखद है, इस पर जो भी कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं। सर, घटना में शब्बीर बोहरा का एक हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या धाराएं और भी बढ़ेगी इस मामले में? बिल्कुल, हमने उनका एक्सरे कराया है, मेडिकल कराया है, और एक्सरे में जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी, यदि फ्रैक्चर आता है तो उसके अनुसार उसमें धारा का इजाफा किया जाएगा। मैंने एक आरटीआई के तहत आवेदन दिया था जनपद पंचायत रावतपुरा में, हेड सिंह सचिव हुआ उसको, उसने 8 तारीख को मेरे को तारीख दी थी उसके अवलोकन के लिए और जानकारी के लिए। तो उसका फ़ोन आया था सुबह कि आप आ जाए, मैं पंचायत बैठा हूँ 10:30 बजे। तो मैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पहुँचा रावतपुरा पंचायत में जानकारी के लिए। तो पहले से षड्यंत्र करके मेरे को बुलाया गया और ऐसे वहाँ सब तैयार बैठे हुए थे। दिनेश जोशी पूर्व सचिव भी वहीं था और हेड सिंह था और इनके साथ 5-6 साथी और थे इनके साथ। और इन्होंने सब मिलकर पहले तो मेरे से कहा कि आप कौन होते जानकारी लेने वाले ने, आपको क्या जरूरत जानकारी, हम क्यों दें आपको जानकारी ने, हम नहीं दे रहे। मैंने कहा एक आम नागरिक ले सकता है जानकारी, तो मैं बताता हूँ तेरी माँ का बोरा से कोई जानकारी। कार में पड़ी थी हाथी और हाथी निकाल के लाया और मेरे को मारना चालू कर दिया हाथी। तो उनके साथ 4-5 जने और थे, वो सब हाथी लेके आ गए, सबने मारा पीटी के मेरे साथ, जो मेरे पूरे शरीर पे मारी उन्होंने, हाथियों से पीटा मेरे को। और जैसे तैसे मैं जान बचा के और भग के सड़क पे आया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। मैं 100 डायल को भी नहीं बुला पाया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी घड़ी छीन ली उन्होंने। मैं वीडियो बना रहा था उनका और हाथ पे मेरे फ्रैक्चर भी हो गया है और कई 3-4 जगह हाथ पे और भी चोट आई है गंभीर। तो थाने में एफआईआर करी है आपने? एफआईआर कर दी है मैंने और हमारे पत्रकार साथी भी सभी आ गए थे और इसमें हमने कायमी करा दी है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो बात आपने उठाई है यूरिया को लेकर खबर लिख रहा हूँ मैं, तो ऐसे कई मामले हैं सागर जी, जो जिसमें चाहे वो बद्रीनारायण मंदिर का मामला हो, चाहे वो इससे
इससे पूर्व मैंने मनरेगा के मामले लिखे हों या इस वर्तमान में यूरिया का मामला हो, इन तमाम मामलों में आए दिन किसी न किसी प्रकार से हमको धमकियाँ मिलती रहती है, लेकिन हर एक चीज़ का हम बखान नहीं करते हैं और हम ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पे लेकर के थाने में या पुलिस प्रशासन पर आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम है। अगर ऐसे डर जाएंगे या ऐसे रोज़ आए दिन लोगों के फ़ोन धमकियों के लिए फ़ोन आते हैं, डर जाएंगे तो शायद काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक काम है ये निर्भीक होकर के जनता को उसकी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और प्रशासन तक खबरों को बिल्कुल पहुंचाना। अब जहां तक रहा सवाल हमारे वरिष्ठ सदस्य शब्बीर भाई के साथ जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि वर्तमान में मनासा तहसील में, मैं सिर्फ मनासा की बात नहीं करूं, मनासा तहसील में विधानसभा में अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार हैं जो निरंतर अपनी कलम से पत्रकारिता का को सजो के चल रहा है, तो वो श्री शब्बीर जी बोरा हैं जो करीब 63 वर्ष की उम्र में पत्रकारिता कर रहे हैं सक्रिय रूप से। और इनके साथ में इस प्रकार की घटना दिनेश जोशी जो कि रावतपुरा पंचायत के पूर्व सचिव हैं, वर्तमान में वो सचिव देवरी खवासा पंचायत के हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो आचार संहिता लगाई गई है उसका भी उल्लंघन हुआ है। और अगर उल्लंघन हुआ है तो उसकी धाराओं के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी पंचायत में जो इनका वर्किंग टाइम था, जिस समय पर इनको अपनी पंचायत में अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित होना था, वहाँ पर उपस्थित ना होते हुए ये अन्य पंचायत में रावतपुरा पंचायत में क्या कर रहे थे। सबसे गंभीर बात तो यही है। दूसरी बात, हेड सिंह जो वहाँ का सचिव हैं, क्योंकि हेड सिंह के पूर्व में भी कई प्रकरण हो चुके हैं, पूर्व में भी घोटाले में वो आरोपी रह चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं वो, तो ऐसे लोगों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ हमारे क्लब के प्रेस क्लब मनासा के वरिष्ठ सदस्य व सचिव शब्बीर जी बोरा ग्राम पंचायत रावतपुरा में कोई आवेदन लगा रखा था उन्होंने आरटीआई को लेकर। उस आरटीआई के आवेदन के अंतर्गत उनको 8 तारीख को आज अवलोकन हेतु बुलाया गया। तो जब वो जानकारी लेने के लिए वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पूर्व सचिव द्वारा जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक खेल करते हुए और वर्तमान सचिव की उपस्थिति में जिसने बुलाया एक कृत्य किया गया और आचार संहिता जहाँ प्रभावशील है, ऐसी परिस्थिति में सचिव द्वारा एक तरीके से गुंडागिर्दी वाला काम करना और एक पत्रकार को के साथ इस तरीके की मारपीट करना कि उसके शरीर में इतनी चोटें आ जाए तो उसके हाथ में फ्रैक्चर तक हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति को लेकर हम सभी साथी और शब्बीर भाई के साथ थाने पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी द्वारा देखा गया, उनका मेडिकल करवाया गया और उनकी दिनेश जोशी व उनके विरुद्ध कार्रवाई की। मंदसौर और इसके आसपास के करीब 3 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना नदी इन दिनों बेहद गंदी और जहरीली हो चुकी है। धीरे धीरे शिवना नदी एक नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। हालांकि समय समय पर सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा यहां श्रमदान कर शिवना के शुद्धिकरण की मांग सरकार से की जाती रही है, लेकिन बीते 1 दशक के बाद भी शिवना नदी शुद्धिकरण की सुध न अब तक सरकार ले पाई है, न ही स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कोई कदम बढ़ाया है। हर साल शिवना शुद्धिकरण के नाम पर नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए के बिल जरूर लगाए जाते हैं। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचकर यहां पूजा आराधना की थी। इसके बाद शिवना की दुर्दशा देखते हुए मुख्यमंत्री ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के 2 किलोमीटर के एरिया को धार्मिक नगरी घोषित किया था। इसके साथ ही शिवना शुद्धिकरण की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आया है। हालांकि समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शिवना शुद्धिकरण के लिए श्रमदान और सरकार को जगाने के लिए आंदोलन जरूर किए हैं, लेकिन वे भी नाकाफी है। हालांकि सरकार ने शिवना शुद्धिकरण के लिए करीब 100 करोड़ की योजना तैयार की है, लेकिन वह भी अब तक कागजों में ही झूल रही है। शिवना शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे समाजसेवी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि शिवना का पानी भी दूषित और जहरीला हो गया है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बहने वाली शिवना में बाहर से आने वाले हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं, लेकिन शिवना का जल इतना दूषित हो चुका है कि उससे कई तरह के चर्म रोग और कैंसर होने की संभावना जताई गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हमारे साथ नगर के भगवान पशुपतिनाथ की नगरी के बीच मध्य बहने वाली नदी शिवना,
जहाँ भगवान पशुपतिनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। और इस नदी का जो उद्गम स्थल है, जो हमारे राजस्थान से निकलकर मध्य मंदसौर को होती निकलती है, और इस नदी से ही भगवान पशुपतिनाथ प्रकट हुए हैं। और ये विश्व विख्यात प्रतिमा के इस गर्भगृह को आज इतना गंदा कर दिया, इसको गंदा नाला में तब्दील कर दिया। और आज मैं कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के समय में जहाँ एक तरफ प्रशासन अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहा है, जहाँ के जनप्रतिनिधियों की भगवान पशुपतिनाथ में जनप्रतिनिधियों की मंडी कही जाती है, इस मंदसौर से कई विधायक और कई हमारे सांसद यहाँ से दिए गए हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के अभाव के कारण 20 वर्षों में यह गंदा नाला यूँ का त्यों बनी रही। और दूसरा दुर्भाग्य रहा कि इसके पास में कम से कम 100 गंदे नाले इस नदी में मिलाए गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, जो पहली बार हमने देखने को मिला कि जिस नदी को साफ स्वच्छ रखना चाहिए उसके अंदर गंदे नाले मिलाए गए। और इस नदी के पास में ही एक सुलभ शौचालय बना दिया गया, जहां एक तरफ पूरा देश स्वच्छता मिशन के लिए रात दिन काम कर रहा है, और मोदी जी का नारा है कि स्वर्णिम भारत कहलाएगा स्वच्छता मिशन पर। दूसरी तरफ इन जो जीवनदायिनी नदियाँ उनमें गंदे नाले मिलाकर ये सिद्ध कर रहे हैं जनप्रतिनिधि कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अटल जी का जो सपना था गाँव को सड़क से जोड़ने का, यदि मोदी जी का भी सपना है तो हमारे मंदसौर शहर के सभी नागरिकों की आवाज़ है कि इस शिवना नदी को यदि साफ स्वच्छ रखना है तो गंदे नालों को बंद किया जाए, और इस गंदे नाले में जो तब्दील हो गई इतनी बड़ी नदी, इसको जल्दी से जल्दी जितनी भी राशि है उसको स्वीकृत करते हुए इस गंदे नाले को हटाकर जनता को ऐसा साफ स्वच्छ नगर दिया जाए जिससे जल से हमारा पूरा नगर इससे पोषित होता है। और ये जो नगरी है पशुपतिनाथ से पहचानी जाती है, और इस नदी को देखकर बाहर से आने वाले जो हमारे जितने भी दर्शनार्थी हैं वो मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ की जनता कितनी निष्क्रिय है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठाती। मैं चैनल के माध्यम से जनता को आगे करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यदि संघर्ष हुआ तो पानी के लिए होगा, और इस पानी को अभी से हमें सहेजना होगा, क्योंकि हमारा जीवन इसी पर आधारित। नहीं, शिवना जो है वो बारिश के दिनों में तो मतलब उसमें जो पानी बहता है उसके कारण कोई परेशानी नहीं होती है, प्रवाह जब तक रहता है। जब प्रवाह पानी का रुक जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उसमें सिल्ट और अन्य तरह की जो है वो आती हैं। हमने पिछली बार जो है वो जब पानी कम हो गया था तो हमने अस्थायी रूप से ट्रेंच खोद कर जो है वो काश्तकार होटल के आगे जो है इस पानी को हम जो गंदे पानी को आगे ले जाके छोड़ा था, ताकि जो मंदिर वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से जो है वो साफ़ सुथरा रहे। जहाँ तक इसके स्थायी समाधान का प्रश्न है तो इफ्को जो है पर्यावरण संस्थान जो भोपाल है उसने एक दीर्घकालिक एक प्रोजेक्ट तैयार किया 99 करोड़ 60 लाख के करीब, और वो जो है स्वीकृति की प्रत्याशा में दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही वो स्वीकृत होता है तो इस समस्या का स्थायी निराकरण हो पाएगा। सर, इधर अपन मुक्ति द्वार की तरफ जाते हैं, उधर भी एक जो रहवासी वगैरह है काफ़ी परेशान है उधर, ये भी इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? किसको लेकर परेशान है? ये बीमारी वगैरह काफ़ी चल रही है, तो मच्छर वगैरह पनप रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत। नहीं, मच्छरों के लिए तो हम लोग विशेष रूप से दवाइयों का छिड़काव और सफाई तो कर ही रहे हैं, तो वो शिवनाथ से उसका कोई संबंध नहीं है, ये तो सामान्य बात है। मंदसौर जिले के गरुड़ विधानसभा के ग्राम दसोरिया में आयोजित कार्यक्रम में हरदीप सिंह डंग ने राष्ट्रीय संत श्री असंग साहब का आशीर्वाद लिया और भानपुरा पीठ के शंकराचार्य पूज्य संत श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कैबिनेट मंत्री के साथ गरुड़ विधानसभा के विधायक देवीलाल धाकड़ भी उपस्थित रहे। आशीर्वाद लेते हैं और जिंदगी रहा कि परिवार में किस प्रकार से रहा जाए, किस प्रकार से जीवन यापन किया जाए, ऐसे सभी वो दिल से मानते हैं इसलिए आए हैं। और इधर ये विद्वान गण सब बैठे हुए हैं, तो मैं तो ये भी जानता हूँ ऊर्जा मंत्री का आना भी आसान बात नहीं है, और नारायण सिंह सांसद का राजगढ़ से आना भी कोई आसान नहीं। ये कठिन काम है, लेकिन सब सरल हो गया। और आप सबका आना भी कठिन है, क्योंकि प्रेम न हो, प्रेम न हो, अगर प्रेम न हो तो देहरी भी बड़ी दूर है, और प्रेम भरपूर है तो दिल्ली भी नहीं दूर है, दिल्ली भी नहीं दूर है। और अभी जो कुछ शब्दों में जो बहुत बड़ी बातें उन्होंने बोली है, तो अपने जीवन में उतारने के लिए हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत हमारे बीच में आपको प्रणाम करते हैं। असंग साहब जी महाराज, जो कई सालों से मैं लगातार आपके दर्शन करता आया हूं, और आपकी शैली जो प्रवचन देने की है, एक ज्ञान के साथ साथ ऊर्जा भरने का काम, और सत्य मार्ग पे चलने के साथ साथ हंसी मजाक में भी सब कुछ कह देना, और
बड़े बुरा भी लगे, थोड़ा कड़वा भी बोलना, और सही रास्ते पे चलने का जो हमेशा आपने मार्गदर्शन दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बालक जी महाराज साहब जी को भी दर्शन करने का मौका मिला, आपको भी कई बार दर्शन करे और सुने भी सही, आपके आशीर्वाद प्रवचन सुने, उसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हमारे परुतोष जी जो शामगढ़ से हैं, आप भी बहुत ज्ञान और आपके जो एक अलग ही जो ज्ञान देने का जो सिस्टम है, बहुत महान, बहुत गजब की शक्ति आप में, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपको भी गुरुदेव एक दो बार अपन मिले, आप दो के चरणों में नमन करता हूँ। सभी ब्राह्मण देवता के चरणों में नमन, सभी संतों के चरणों में नमन। और यहाँ पर विराजित देवीलाल जी साहब जो हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के विधायक हैं, आदरणीय राधेश्याम जी साहब पूर्व विधायक जी, हमारे बीच में मान सिंह जी ठिकरिया साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।